हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज में हमारा एज ऑफ रोमांटिसिज्म चल रहा है और इसमें जो है 150 क्वेश्चन हो गया था। आज हम 151 से शुरू करेंगे, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ फ्रेज क्वाइंड बाय। यानी कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है यह एक फ्रेज है जो कि क्वाइन किया गया है। किसके द्वारा क्वाइन किया गया है? एस.टी. कोलरिज के द्वारा, सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का? तो इसका मतलब यही होता है किसी चीज़ पर अपने अविश्वास को अस्थायी रूप से त्याग देना। यानी किसी भी चीज़ पर अपने अविश्वास को अस्थायी रूप से त्याग देना, वही होता है आपका विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जो कि एस.टी. कोलरिज अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में 1817 में इस फ्रेज को या इस टर्म को क्वाइन करते हैं। समझ में आ गया आपको? और जॉन ड्राइटन कौन है? तो जॉन ड्राइटन जो है रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करने वाले राइटर हैं। और टी.एस. इलियट ये मॉडर्न ऑथर हैं जो कि वेस्टलैंड लिखते हैं। टी.एस. इलियट जो है वेस्टलैंड लिखते हैं। और ये अर्नोल्ड कौन है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड वही हैं दोस्तों, डॉवर वीच लिखने वाले, जिनका कि जन्म 1822 में होता है, मृत्यु 1888 में। विक्टोरियन एज में ये रहते हैं राइटर। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 152 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, परहैप्स प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग एंड बैटल लॉन्ग एगो। यानी कि ये जो बोला जा रहा है, ये जो लाइन है, पूछा जा रहा है कि ये किस में का है, किस वर्क में से लिया गया है, यह आया है। तो ये आया है दोस्तों सोलिटरी रीपर से। कहाँ से? सोलिटरी रीपर से। और ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और ये जो कंपोज करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इस वर्क को, वो करते हैं 1805 में। और पब्लिश कब करते हैं? 1807 में, जब उनकी 2 वॉल्यूम्स, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स करके जब आती है, उसी टाइम पर इसको पब्लिश भी करवाते हैं। और इसका मतलब जो है एक बार आप देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो जब वर्ड्सवर्थ इसको, एक लड़की को, अकेली वीरान लड़की को एक मैदान में देखते हैं कि वो एक घसियारन होती है, ठीक है, घास काटती रहती है, और उसी टाइम पर वो कुछ बुनबुनाती है, गुनगुनाती है। तो उसी को देख करके वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग। अब इसका मतलब यही है कि क्या हमको कोई बताएगा? यानी खुद से ही प्रश्न करना और खुद से ही उत्तर पा जाना। तो ऐसा कुछ बोलते हैं वर्ड्सवर्थ कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग एंड लॉन्ग बैटल एगो। यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि क्या कोई मुझे कुछ बताएगा कि ये क्या गा रही है। शायद वो पूछते भी हैं, उसके बाद उत्तर भी देते हैं। शायद उसका कोई प्रिय है जो कि कुछ समय पहले, लंबे अरसों पहले, कुछ समय नहीं, लंबे अरसों पहले जो है वो बैटल में जो है वो ऑफ हो गया है, या फिर बैटल में उसको उसकी हानि हो गई है, जिस वजह से वो इस गाने को, ये जो धुन गा रही है, ये गा रही है, ये लड़की अकेली। तो ऐसे कुछ बोलते हैं वर्ड्सवर्थ इस सॉलिटरी रीपर में। अकेली वीरान जगह पे एक लड़की जो है वो इस गाने को गाती है। आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें दिया है दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया है, 3 ईयर्स शी ग्रीव, ये भी है आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ का जो लूसी पोएम है दोस्तों, लूसी पोएम, उसमें 5 पोएम्स आती हैं। तो 5 पोएम्स में जो 4th नंबर का जो पोएम होता है, 4th नंबर का लूसी पोएम का, वो यही होता है 3 ईयर्स शी ग्रीव इन सन एंड शावर, ऐसे करके है। तो ये भी आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया है। और नेक्स्ट है आपका माइकल। तो माइकल भी जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और माइकल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है पास्टोरल पोएम में। और ये जो लिखते हैं, तो ये जो लिखते हैं, ये 1800 में जो लिरिकल बैलेड प्रीफेस
प्रीफेस जब ऐड होता है, ठीक है, पहले तो लिरिकल बैलेट 1798 में आता है, दूसरी बार जो आता है 1800 में आता है। उसी में ये जो प्रीफेस के साथ साथ ये माइकल भी ऐड होता है, उसी में माइकल जो वर्क होता है वो भी उसमें ऐड होता है। इसमें एक सेफर्ड होता है, पास्टोरल पोयम है तो सेफर्ड रहेगा ही। सेफर्ड होता है, उसकी जो वाइफ होती है वो इसाबेला होती है जो कि 60 साल की होती है। एक बेटा होता है जो कि ल्यूक होता है। ये सारे कैरेक्टर्स उसी में होते हैं। वाइफ इसाबेला होती है और उसका जो बेटा होता है ल्यूक होता है। इसाबेला 60 साल की होती है। ये सारी कहानियाँ उसमें होती है। और इवनिंग वॉक क्या है, तो इवनिंग वॉक भी इनका समझिए आपकी सक्सेस जो है, स्टार्टिंग का जो पोयम है वो इवनिंग वॉक होता है, 1793 में आने वाला डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक। इसमें जो इवनिंग वॉक में अपनी जो बेटी है कैरोलिन उसके बारे में बताते हैं वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 153 नंबर का, द साउंडिंग कटरैक्ट्स हंटेड मी लाइक अ पैसन, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम। अब ये क्या गा रहा बोल रहा है, द साउंडिंग कटरैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैसन। ये जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया आपका टिंटन अबे से। कहाँ से लिया गया है, टिंटन अबे से। इसमें जो है जब लेखक टिंटन अबे में एक खंडहर में खड़े होकर के एक जो बिल्डिंग होती है वो खंडहर हो चुकी होती है, वहाँ खड़े होकर के ये बताते हैं कि जो झरने की जो पानी उसके बगल में जो गिर रहा है वो उसका जो साउंडिंग होता है ना, वो कटरैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैसन। उस बात को बताते हैं ना, जो पानी गिरता है जो झरने का, उसको बोलते हैं कि जो उसका जो आवाज़ है वो हमको एक अलग सा पैसन देता है। उसकी जो आवाज़ है वो उसमें अलग सी जान होती है या अलग सी मधुर वो जोश होती है। इस बात को वो बताते हैं टिंटन अबे में। और ये टिंटन अबे कब आता है आपका, तो ये 1798 में जब लिरिकल बैलेड आता है उसी का आखिरी पोयम होता है। फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे ऐसे करके है, ठीक है। और रिवर ये हो गया, आपको समझ में आ गया। और अगला देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया है, रिवर डडेन क्या है, तो ये भी रिवर डडेन भी एक सोनेट है, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है रिवर डडेन। और आगे देख लेते हैं क्या दिया है, आगे है आपका टेबल टर्न। तो टेबल टर्न भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। टेबल टर्न जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जो आप टेबल पे जो बैठ करके जो पूरा दिन किताब में घूमे रहते हैं, लगे रहते हैं, उस किताब को आप साइड करिए, टेबल को हटाइए और प्रकृति के संपर्क में आइए। ऐसी बातें वो बताते हैं राइटर्स को, एक रीडर्स को बताते हैं, वर्ड्सवर्थ बताते हैं। और अगला देख लेते हैं आपका है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस क्या है, तो ये भी इनका एक वर्क है वर्ड्सवर्थ का। और इसका दूसरा नाम जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का होता है वो होता है लीच गैदरर। क्या होता है दोस्तों, लीच गैदरर, ठीक है, गैदरर। ये भी कंपोज जो होता है वो 1802 में कंपोज होता है और पब्लिश जो होता है 1802 में, और पब्लिश जो होता है वो 1807 में। 1802 में कंपोज होता है, 1807 में जो है पब्लिश होता है, लीच गैदरर या फिर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। आगे चलते हैं, समझ में आ गया ये लाइन आपका, टिंटन अबे साउंडिंग कटरैक्ट्स हंटेड मी लाइक अ पैसन। और उसके बाद इसका एक और लाइन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। इसका तो बहुत सारा लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे 154 नंबर का क्वेश्चन है। अभी आपसे टेबल टर्न का बात कर रहे थे, देखिए वही आ गया टेबल टर्न। टेबल टर्न का ये लिया गया है आपका, लेकिन पढ़ देते हैं, आपको आंसर तो अभी बता दिए लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड। अब आपको बस इतना ही दिया है लाइन, ये वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। वर्नल वुड का जब नाम दिया जाएगा
तो वुड लकड़ी का जब बात होगा आपको वर्नल वुड का, तो आप सीधा टेबल टर्न को लगाएंगे। जहाँ भी आपको ये दिया रहे कि जो है टेबल को हटा करके या फिर लकड़ी से निकल करके बाहर आइए, प्रकृति में आइए, ऐसा कुछ बोला जाए तो आप सीधा टेबल टर्न को लगाइएगा आंसर में। टेबल टर्न को इसमें बोला जा रहा है वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड, ये टेबल टर्न से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि अगला ऑप्शन भी क्या क्या दिया है। टिंटन अबे अभी बात किए हैं तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये भी इनका एक सोनेट है, वर्ड्सवर्थ का ही एक सोनेट है। इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन मतलब बहुत सारी इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं प्रकृति की, वो सारी की सारी अपनी हैं, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसे आता है लाइन। और आता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लेस्ट और पावर, ऐसे करके आता है, ये लाइन होता है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक पोयम है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट साउदे इज सक्सीडेड बाई एज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। अब इसमें पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट साउदे जो हैं उनको सक्सीड कौन किया था, तो उनको सक्सीड करने वाले थे आपके वर्ड्सवर्थ। और पूछा जाए आपको कि वर्ड्सवर्थ को सक्सीड करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके टेनिसन। यानी कि ये जो है सबसे पहले रॉबर्ट साउदे होते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके वर्ड्सवर्थ। 1843 में वर्ड्सवर्थ आते हैं। वर्ड्सवर्थ कब तक रहते हैं, 1850 तक। 1850 में कौन आते हैं, तो आते हैं टेनिसन। टेनिसन कब तक रहते हैं दोस्तों, तो वो रहते हैं 1892 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है, अल्फ्रेड और टेनिसन की। तो आंसर क्या हो गया आपका, वर्ड्सवर्थ हो गए। और टेनिसन के बारे में भी आपको बता ही दिए हैं, और पिछले वीडियो में टेनिसन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताए थे, तो आज उतना नहीं बताएंगे। अर्नोल्ड को भी आप लगभग आपको बताए ही हैं। सैले रोमांटिक एज में पढ़े हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए ये दिया ना, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बेन जॉनसन जो है पहले पोएट लॉरिएट हैं, लेकिन ये क्या होते हैं दोस्तों, अनऑफिशियल होते हैं, अनऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियली ये नहीं होते हैं। और अगला है जो ऑफिशियली आपसे पूछा जाए, पहला पोएट लॉरिएट पूछा जाएगा तो बेन जॉनसन लगाइएगा, और आपसे अगर फर्स्ट अनऑफिशियल पूछा जाए तो इनको लगाइएगा, और ऑफिशियल पूछा जाए फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट तो आप जॉन ड्राइडन को लगाइएगा। और ये किस टाइम पीरियड में रहे हैं जॉन ड्राइडन, तो ये रहे हैं आपके जो चार्ल्स सेकेंड जब आते हैं गद्दी पे, उसी टाइम पे इनको पोएट लॉरिएट बनाते हैं ये। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए जिनको जिनको हम बताए हैं आपको बता देते हैं अभी रिलेट करके। हाँ देखिए, ये साउदे हैं, 43 तक रहे हैं, 43 टू 50 तक ये वर्ड्सवर्थ रहे हैं, उसके बाद 50 टू 92 तक ये रहे हैं, और उसके बाद जो है बस उतना ही था। आगे देखते हैं। आगे है 156 नंबर का, ब्लिस वाज इट इज दैट डाउन टू अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर्स इन द पोएम ऑफ। अब ये बोला जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ का दोस्तों एक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक दोस्तों पोएम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके, उसमें बोलता है ब्लिस वाज इट डैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये जो बोला गया है वर्ड्सवर्थ का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि दोस्तों 1809 में पब्लिश होता है। कब होता है, 1809 में। 1809 में और क्या हुआ था, अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं। 1809 में जो है दोस्तों टेनिसन का जन्म होता है, और 1892 में टेनिसन का मृत्यु होता है। तो इसी 9 में जो है पब्लिश होता है क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी में ये लाइन आती है।
विलियम शेक्सपियर, इनको देख लीजिए, इनका जन्म कब होता है? 1564 में, 1616 में इनका डेथ होता है। जॉन मिल्टन कौन है? 1608 में जिनका जन्म होता है, 1608 में। क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? तो क्रिस्टोफर मार्लो दोस्तों वही हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टस लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो, एडवर्ड सेकेंड लिखे हैं, ज्यू ऑफ माल्टा लिखे हैं, तो वही हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो। आगे देखते हैं, हु हैज़ रिटन पीटर बेल एमंग द फॉलोइंग। अब इससे पूछा जा रहा है कि पीटर बेल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ इसको जो है लिखे थे, वो लिरिकल बैलेट जब पब्लिश हुआ था 1798 में, उसी टाइम पर लिखते हैं इस वर्क को। और ये जो है दोस्तों 1819 में जा कर के आखिरी में ये पब्लिश होती है। ठीक है, ये बीच में पब्लिश नहीं होती है। और ये होती क्या है दोस्तों, जेनरा क्या होता है इसका? तो ये रोमांटिक एरोनी या फिर मॉक हीरोइक बोल दीजिए इसको, वो होता है मॉक हीरोइक या फिर इसको बोलते हैं रोमांटिक आयरोनी। आगे देखते हैं, ये सभी के सभी जो राइटर यहाँ पे दिए गए हैं ये यूपी टीजीटी के सारे राइटर हैं, और सबके पिता का नाम क्या होता है? जॉन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोड द फॉलोइंग लाइन, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर रोर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। अब ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है दोस्तों वो शैली के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। ये देखने से ही लग रहा है दोस्तों कि कुछ लेमेंटफुल ये चीज़ें हैं। तो शैली का जो वर्क होता है दोस्तों लेमेंट करके उसी में ये लाइन आती है। क्या आती है? हूँ फ्रेश स्प्रिंग ताज़ी जो बसंत है, एंड समर जो सर्द गर्मियाँ हैं, एंड विंटर जो सर्दियाँ हैं, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरा जो हृदय है उसको ओझल कर देती हैं किससे? दुख से। यानी सभी सीजन में ये दुख से ओझल हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो इसमें क्या है? ये लेमेंट है। लेमेंट यानी ये लेमेंट से ही लिया गया है। इनका जो लेमेंट है, विलाप है, एक वर्क है, लेमेंट करके उसी से ये लिया गया है। ये जो दोस्तों पब्लिश होता है वो पास्थुमसली पब्लिश होता है, मृत्यु के बाद ये जो है 1824 में इसको पब्लिश किया जाता है। 1822 में इनका डेथ हो जाता है, और ये जो पब्लिश करते हैं इस वर्क को, वो जो पब्लिश होता है ये 1824 में, मृत्यु के बाद। क्या है इसका नाम? एलिमेंट। उसी में शैली इस बात को बोलते हैं। आगे चलते हैं, इन विच ऑफ हिज ओट्स किड्स वंडर्स, ये क्या है दोस्तों? डू आई मेक और स्लीप। ये बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों। डू आई मेक और स्लीप नहीं, डू आई वेक और स्लीप। वेक मतलब जगे होना। डू आई वेक और स्लीप, यानी इसमें बोलते हैं जॉन कीट्स की बोलते हैं कि क्या मैं जगा हूँ या फिर सो गया हूँ, ऐसे बोलते हैं। डू आई वेक और स्लीप, ये जो है इसमें बोलते हैं। ये जो वर्क है इनका ओ टू नाइटिंगेल, उसी में बोलते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम चीज़ों को महसूस करते करते सो जाते हैं। जो झपकी आती है ना, स्नैप जो आती है बीच में, तो कुछ ऐसा ही आता है उसी वक्त। जॉन कीट्स इस बात को बोलते हैं, ऐसा दिखाते हैं। इनको सेंसुअस पोएट बोला जाता है दोस्तों। और इसमें आप अच्छे से देख लेंगे कि ये किस तरह से ये अपने सेंसेस को फील करते हैं और बोलते हैं डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं सो गया हूँ। ये इस सोने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, ये सोने का तात्पर्य यहाँ पर है मृत्यु से। ये मृत्यु से इसको रिलेट करते हैं कि क्या मैं जगा हूँ या फिर मैं मर गया हूँ या फिर सो गया हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। बहुत गहरी मीनिंग में ये इस बात को बोलते हैं दोस्तों। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। नाइटिंगेल समझ में आ गया। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है।
इसमें दिया है ग्रेसियन अर्न। तो ग्रेसियन अर्न का दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन है दोस्तों, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। यानी कि ग्रेसियन अर्न बोलते हैं कि जो हमने मेलोडीज, जो हमने धुन सुना वो तो स्वीट है, और जो हमने नहीं सुना वो तो उससे भी स्वीट है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये सेंसुअस पोएट है, चीज़ों को महसूस करते हैं, जो चीज़ें है ही नहीं उसको भी ये महसूस करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, दैट इज ऑल। क्या है? ब्यूटी इज ट्रूथ या ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रेसियन अर्न से लिया गया। और ओड टू साइके क्या है? तो ओड टू साइके भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और अगला ऑप्शन बस इतना ही था। आगे चलते हैं, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ओड टू नाइटिंगेल। अगला देखते हैं। अगला है आपका, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, हु इज हियर स्पोकन ऑफ। अब इसमें बोला जा रहा है हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति जो लेटा हुआ है उसका नाम जो है पानी पे लिखा था। तो ये लिखा गया है दोस्तों कीट्स के टॉम स्टोन पे। कहाँ लिखा गया है दोस्तों? कीट्स के टॉम स्टोन, यानी कब्र पर लिखा गया है। ठीक है, हियर इज लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। यहाँ पे वही व्यक्ति सोया है जिसका नाम की वाटर पे लिखा था। कीट्स, समझ में आ गया आपको? जॉन कीट्स। एक बार देख लेते हैं जॉन कीट्स का जन्म कब होता है। तो देखिए, जॉन कीट्स का जन्म जो है 1821 में होता है। ठीक है, मृत्यु होता है दोस्तों, जन्म जो है 1795 में होता है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया तो हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, और इनका जो डेथ होता है वो 25 कंप्लीट होके 26वां चल रहा होता है, उसी टाइम पे डेथ होता है। अगला देख लेते हैं, 161 नंबर का क्वेश्चन है, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेंड पोयम हाइपीरियन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कीट्स का कौन सा पोएट्री है जो कि, कौन सा वॉल्यूम है जो कि हाइपीरियन को कंटेन किया है। तो ये जो है इनका थर्ड वॉल्यूम है। थर्ड वॉल्यूम में जो है इनका हाइपीरियन जो है वर्क जो है वो आता है। हाइपीरियन का दूसरा भी नाम होता है दोस्तों, अ फ्रेगमेंट करके है। क्या है दोस्तों? अ फ्रेगमेंट, ये भी इसका हाइपीरियन का दूसरा नाम है। यह एक इपिक पोयम है दोस्तों, यह एक इपिक पोयम है, थर्ड वॉल्यूम में पब्लिश होती है पोएट्री के। और इसके साथ जो और पब्लिश होते हैं दोस्तों वर्क, वो है लामिया है, इसाबेला है, और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, अदर पोएम्स है, जो इसके साथ पब्लिश होता है थर्ड वॉल्यूम में, हाइपीरियन में। अगला चलते हैं 162 नंबर का, हु इज़ द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। एडवेंचर ऑफ यूलिसेस के राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर हैं दोस्तों एडवेंचर ऑफ यूलिसेस के, वो हैं आपके चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम दोस्तों वही है जिनको कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट बोला जाता है। चार्ल्स लैम जो है उनको चिल्ड्रन राइटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एडवेंचर ऑफ यूलिसेस लिखते हैं दोस्तों चार्ल्स लैम, वो किस पे आधारित ये वर्क होता है इनका? तो वो जो होता है दोस्तों, होमर का जो इपिक पोयम है ओडिसी है, होमर का जो ओडिसी है इपिक पोयम, उसी से ही लिया गया ये जो कहानी है वो होता है। और इसमें क्या होता है, उसी का एडवेंचर जो होता है यूलिसेस का, जो घर वापस आता है इथाका में, उसी के आगे का जो कहानी होती है इसमें होती है। होमर का जो वर्क है दोस्तों, इपिक वर्क है जो ओडिसी, उसमें क्या होता है, ट्रोजन वार जो होता है दोस्तों, ट्रोजन वार जो चलता रहता है, उसके बाद जो एक राइटर है जो यूलिसेस है, वो घर पे आता है इथाका, उसके बाद वो फिर से ट्रेवल पे निकल जाता है। उसी कहानी को एडवेंचर ऑफ यूलिसेस में चार्ल्स लैम भी बताए हैं। इथाका आता है, उसकी जो वाइफ होती है पेनेलोपा, उसका जो टेलीमकस करके उसका बेटा होता है,
वो भी होता है। उसके बाद फिर से एडवेंचर पे चला जाता है। कौन? यूलिसेस। उस सबको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ऑप्शन दिया है आपको मैरी लैम और चार्ल्स लैम, तो ये दोनों जो भाई बहन है दोस्तों, ये इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क आता है इन लोग के कोलेबोरेशन में, दोनों भाई बहन के। वो क्या आता है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। क्या आता है दोस्तों? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये चिल्ड्रेन वर्क होता है। ये दोनों चिल्ड्रेन वर्क ज़्यादा लिखते हैं, चार्ल्स और मैरी। नेक्स्ट है आपका सैली रोड पम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म, बाई whom was he inspired। अब इसमें बोला जा रहा है जो सैली हैं, पीबी सैले, वो लिखे थे, एक पम्फलेट लिखे थे। कहाँ पे लिखे थे? जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते हैं। उस पम्फलेट का क्या नाम है? नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। अब ये बोला जा रहा है कि जो सैली नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म लिखते हैं, वो किससे इंस्पायर होकर के ये वर्क लिखते हैं? तो वो जो लिखते हैं दोस्तों इंस्पायर होकर के, वो लिखते हैं हम से। एक हम होते हैं और एक राइटर होते हैं लॉक। हम और लॉक से इंस्पायर होकर के इस वर्क को जो है नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म को, नास्तिकतावाद पे आधारित एक वर्क रहता है, उसको लिखते हैं। कौन सा? नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। आगे चलते हैं। वेयर डिड सैली सेटल्ड एंड रोट हिज पोइट्री। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सैली जो है अपना मोस्ट ऑफ द वर्क जो है कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पर सेटल थे और वहाँ पे लिखे हैं। तो वो जो है दोस्तों पीसा में। पीसा है जो कि इटली में पड़ता है, इटली में। और ये जब इटली में होते हैं उसी टाइम पर किड्स जो है वो भी इटली जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जो है, डॉक्टर का एडवाइस होता है कि जो सर्दियाँ हैं आने वाली, आप झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस होता है। उसी टाइम पे सैली भी वहाँ होते हैं। और सैली क्या बोलते हैं? सैली बोलते हैं कि आप लेटर लिखते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, पर जो किड्स हैं वो डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं कि फिर कभी आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ऐसा बोल देते हैं। तो ये उस टाइम पे कहाँ पे होते हैं पीबी सैले? तो वो पीसा में होते हैं। और पीसा में ही जो इनका मोस्ट ऑफ द वर्क है वो वहीं पर होता है। जैसे इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है सैली का, पीबी सैले का, जो कि वहीं पर लिखते हैं। उसका नाम है, सैली का जो वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, वो वहीं पर ये वाला मास्टरपीस जो है लिखते हैं। कहाँ पे दोस्तों? पीसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। 165 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज कॉल्ड एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। ये बोला जा रहा है कि एसेइस्ट पर एक्सीलेंट जो है, वो एक्सीलेंस वो किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लैम को। एसेइस्ट पर एक्सीलेंस किसको बोला जाता है? लैम को। और ये बोला किसके द्वारा गया है? तो एक प्रोफेसर होते हैं ह्यू वॉकर करके, वही इनको बोलते हैं एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। किसको? लैम को ह्यू वॉकर बोलते हैं। आगे देखते हैं। 166 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज लैम एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल। अब इसमें बोला जा रहा है कि लैम जो है क्राइस्ट हॉस्पिटल से किस तरह से एसोसिएटेड हैं। तो वो इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि वो वहाँ पर एजुकेटेड हुए हैं, वहाँ पर उनकी शिक्षा हुई है। किसकी? चार्ल्स लैम्ब की। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है वर्ड्सवर्थ रोट प्रिल्यूड इन। अब इसमें पूछा जा रहा है वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड है कितने बुक में है? तो वो है आपका 14 बुक में, 14 बुक में। और ये लिखी कब जाती है? तो ये 1797 से 1805 तक लिखी जाती है। 1797 में इसको शुरू किया जाता है और 1805 में कंप्लीट होती है, लेकिन पब्लिश कब होती है? 1850 में। पास्तुमसली मैरी हचिंसन वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ है वो पब्लिश करवाती है 14 बुक में। ठीक है, आगे देखते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ईगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम कौन बोलते हैं? तो वो बोलते हैं आपकी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है इनको क्या बोलते हैं? ईगोटिस्टिकल सबलाइम। लेकिन जॉन कीट्स इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो वर्ड्सवर्थ का जो टेम्परामेंट होता है या जो राइटिंग होती है, इस वजह से उनको बोलते हैं ईगोटिस्टिकल सबलाइम।
आगे है कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स इट वॉज फ्रॉम। यहाँ पे ओड होना चाहिए, ओट्स सही है वैसे, हाँ ओट्स। सैली किड्स जो है अपने किस ओट्स में से एक कोई ओट्स है जिसमें कि वो जो है फर्स्ट स्टेंजा को ड्रॉप कर देते हैं। लिखते तो हैं लेकिन पब्लिश करते टाइम उस फर्स्ट स्टेंजा को जो है ड्रॉप कर देते हैं। वो किस वाले स्टेंजा को किस में करते हैं, किस ओड में, तो वो करते हैं ओड टू मेलंकली। ओड टू मेलंकली में जो है किड्स अपना फर्स्ट स्टेंजा जो है ड्रॉप कर देते हैं ओड टू मेलंकली में। आगे चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन प्रिल्यूड। फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि प्रिल्यूड में कितने बुक्स हैं। तो प्रिल्यूड में जो बुक्स हैं दोस्तों वो है 14। कितने हैं? 14। आगे चलते हैं। हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेजुएटेड 1791। इसी टाइम ये जाते हैं फ्रांस, इंग्लैंड, दूसरे जगह पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? ये इस टाइम पे जाते हैं फ्रांस, ये फ्रांस जाते हैं। उसी टाइम पे ये मिलते हैं किससे? एक फ्रेंच वुमेन से, एनेट वेलेन से मिलते हैं। और उसके बाद 92 में इनकी जो डॉटर होती है कैरोलाइन वो पैदा होती है। और उसके बाद क्वेरल्ड विथ कोलरिज 1810 में कोलरिज से इनका जो है कहा सुनी हो जाता है, यानी दुश्मनी हो जाता है। और उसके बाद इनकी जो डॉटर होती है डोरा, जो कि मैरी हचिंसन से जन्म हुआ रहता है, 1847 में उसकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं। इन विच ईयर प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड। अभी आपको बताए हैं प्रिल्यूड जो है 1700 प्रिल्यूड को जो लिखना शुरू किए थे वर्ड्सवर्थ, तो प्रिल्यूड को जो लिखना शुरू किए थे दोस्तों वो 97 में करते हैं और 1805 में जो है कंप्लीट हो जाता है। 1797 में शुरू करते हैं, 1805 में कंप्लीट हो जाता है। और पब्लिश कब होता है? 1850 में। 500 मछली अभी आपको बताएं ये बात, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850। आगे चलते हैं। आगे है 172 नंबर का क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। तो ये जो बोला जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यूज़ को व्यूज़ किस पे अपना वो किए हैं, व्यूज़ किए हैं, तो वो किए हैं ट्रांसमाइग्रेशन, यानी जो रूपांतरण होता है सोल का, मनुष्य की जो आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस में बताए हैं? तो वो बताए हैं दोस्तों ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। आदमी पैदा होता है मृत्यु तक चलता है, उस चीज़ को किस में बताए हैं? वो ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, इसमें इस बात को बताए हैं। प्रिल्यूड आपको पता ही है, अभी चर्चा हो रहा था। प्रिल्यूड जो है आपको अभी बताए हैं। और अगला है ओड टू ड्यूटी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ओड टू ड्यूटी। उसके बाद इक्लेस्टिकल स्केचेस, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। आगे है वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बोर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जो जन्म होता है वो कुकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट में होता है, कम्बरलैंड। कुकरमाउथ कम्बरलैंड लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कम्बरलैंड लेक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। और जन्म कब होता है दोस्तों? तो इनका जो जन्म होता है वो 7 अप्रैल 1770 में होता है। और डेथ कब होता है इनका? वो होता है 1850 में, ठीक है, 1850 में। और एक फैक्ट जान लीजिए आप कि इनकी जो माँ होती हैं 8 साल बाद इनकी माँ जो है 1778 में इनकी माँ का भी डेथ हो जाता है। आगे चलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन। ये है 1798 में। कब है? 1798 में। सेकेंड नंबर का कब पब्लिश होता है? 1800 में। और थर्ड नंबर का 1802 में। थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर का 1805 में। और इंग्लैंड में कब पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड? तो 1802 में।
ठीक है। पहला वाला एनोनिमसली होता है जो 98 में आता है। उसके बाद इसमें जो है प्रीफेस ऐड करते हैं, इसमें डिक्शन ऐड करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हु हैज़ रिटन रूथ। रूथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूथ जो लिखा गया है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है? रूथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है पीटी, फियर, सॉरो या ग्रीफ या डिजास्टर, रियून होता है। मतलब सब मिला के इसका नेगेटिव मतलब होता है रूथ का मतलब। जैसे सॉरो हो गया, ग्रीफ हो गया, कैलेमिटी होता है, रियून होता है। इसका मतलब यही होता है दुख, सॉरो या पेन, यही सब होता है। अगला चलते हैं। अगला है दोस्तों 176 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। जो प्रकृति में हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब क्या है? वो अपनी है। प्रकृति में जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है? वो अपनी है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ये भी एक सोनेट है, सोनेट है। आगे चलते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड। तो वो हैं आपके एस.टी. कॉलरिज, इनके जिगरी दोस्त होते हैं। एस.टी. कॉलरिज किसके? चार्ल्स लैम्ब के। और चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब होता है दोस्तों? तो वो होता है 1774 में। आगे चलते हैं। आगे है हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। अब डिस्क्रिप्टिव स्केच के राइटर कौन है? तो वो हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक दोनों का दोनों पब्लिश करवाते हैं और दोनों एक साथ में करवाते हैं 1793 में। आगे चलते हैं। 179 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पोएम्स बाई शैले इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। अब इसमें पूछा जा रहा है शैले का कौन सा वर्क है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। तो इनका जो वर्क है वो विचेज ऑफ एटलस जो है दोस्तों, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया एक पोइटिक वर्क है। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में। और ये कंपोज कब करते हैं शैले? तो 1820 में इसको कंपोज करते हैं और 1824 में इसको पब्लिश करवाते हैं। पास्थुमसली पब्लिश होता है। ठीक है, ये कब होता है? पास्थुमसली में। और ये ओट्टवा राइमा में लिखा गया एक वर्क है। और एक बार देख लेते हैं कि ये सब ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन जो है आपका हेलेस जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक वर्स ड्रामा है। वर्स ड्रामा जो कि शैली के द्वारा लिखा गया है और इसको जो है कंपोज कर देते हैं 1821 में जब कीट्स का डेथ होता है। और पब्लिश कब करते हैं? 1822 जब इनका डेथ होता है। ये कब कौन लिखे हैं? ये भी शैली के द्वारा लिखा गया है। और सेंसी क्या है? तो सेंसी भी एक इनका ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट में है। एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट में है और इसको जो है वर्स ड्रामा या ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ वर्क मानते हैं। अगला वाला ऑप्शन देख लेते हैं ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। तो ट्रियम्फ ऑफ लाइफ भी इन्हीं का लास्ट अनफिनिश्ड मेजर वर्क माना जाता है। क्या माना जाता है? लास्ट अनफिनिश्ड वर्क, ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, जीवन की जीत। इसका आंसर हो गया विचेज ऑफ एटलस। आगे देख लेते हैं हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स असेंट। ये किसके द्वारा बोला गया है? यह क्या बोला जा रहा है? हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन द फॉल्स असेंट। तो ये जो बोला जा रहा है दोस्तों 180 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि ये जो कौन से राइटर हैं जो कि लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन द फॉल्स एसेंट। तो ये जो बोला जा रहा है वो लैम्ब के द्वारा बोला जाता है, लैम्ब के लिए बोला गया है। आगे चलते हैं। अब मैच करने के लिए दिया गया है तो दोस्तों आज 180 तक ही रहने देते हैं।
अगले वीडियो में जो हमारा है वो वर्ड्सवर्थ का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का जो वीडियो है घटना चक्र का कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो है पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और आराम से चीज़ों को पढ़ते चलिए। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से कवर करते चलिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।